प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। प्रोग्राम है परदेश से देश तक। आज की स्टोरी एक शख्स फरजंद अली हुसैन के गिर्द घूमती है। इनका ताल्लुक़ भावलपुर से है, लेकिन ये बरतानिया में रहते हैं। इनका मसला ये है कि इन्होंने 2007 में एक प्लॉट ख़रीदा, 10 मरले इसका रकबा था। इन्होंने ये जिस खातून से प्लॉट ख़रीदा उनका नाम था सकीना बीबी। इन्होंने मुकर्ररा जो भी रकम तय पाई उस वक्त तकरीबन 6 लाख रुपए में इनका ये डील हुई थी और 6 लाख रुपए उन्होंने अदा कर दिया। इसकी रजिस्ट्री इन्होंने अपने नाम करवा ली। जब रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली तो उसके बाद इनको इंतकाल करवाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं करवा सके क्योंकि इनको बरतानिया वापस जाना था। मसरूफियत की वजह से ये बरतानिया वापस चले गए और वहाँ जाने के बाद ये कुछ अरसे तक इंतकाल नहीं करा सके। लेकिन जब इन्होंने इंतकाल कराने की कोशिश की, कुछ अरसे बाद उनको पता चला कि खातून जो है वो वफ़ात पा गई हैं जिनसे इन्होंने प्लॉट ख़रीदा था। तो उसके बाद इन्होंने जब इंतकाल कराने की कोशिश की तो इनके प्लॉट का इनके नाम पर इंतकाल नहीं हो सका। अब इसकी वजह क्या है, ये इंतकाल क्यों नहीं हो सका? और पता ये चला हमारी टीम को कि ये सिर्फ अकेले फरजंद हुसैन साहब नहीं हैं, फरजंद अली हुसैन, बल्कि और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका इसी रकबे पर ये मसला चल रहा है कि उनका इंतकाल नहीं हो रहा। अब इस पर सरकारी मौक़िफ़ क्या है, क्यों इंतकाल नहीं हो रहा, वजह क्या है, क्या हमारे नुमाइंदे इन्वेस्टिगेट कर पाए हैं, मुतासरा शख्स अब तक किस नतीजे पर पहुँचे हैं? क्योंकि 2007 से प्लॉट ख़रीदा हुआ है तो गोया 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो इस पर हम बात करते हैं, देखते हैं कि ये मसला हल कैसे हो सकता है। कानूनी राय भी इस पर लेंगे। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ मैं करवाता हूँ। सबसे पहले तो सैयद फरजंद अली हुसैन साहब ही मौजूद हैं जिनका ये मसला है। मसला शख्स हैं जिन्होंने ये प्लॉट ख़रीद रखा है, जिनके नाम ये इंतकाल नहीं हो पा रहा। और अमजद अली अवान हमारे नुमाइंदे भावलपुर से, जिन्होंने स्टोरी पर काम किया। कानूनी राय इस पर हम लेंगे। आमिर सईद राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे इस स्टोरी पर क्या रास्ते मौजूद हैं फरजंद अली साहब के पास। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे राबिया सियाल साहबा से बात करने की, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी भावलपुर हैं, उनसे भी, और दीगर जो मुतालिका लोग हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले अमजद अली अवान साहब, आप मुझे ये बताइए ये मामला क्या है? मतलब एक शख्स वफात पा जाए तो क्या उसके बाद इंतकाल नहीं होता? ऐसा तो नहीं है। तो ये फिर इस पर्टिकुलर केस में क्या ऐसी वजह है कि इंतकाल नहीं हो पा रहा इस प्रॉपर्टी का? असल में एक्चुअली होना तो ये चाहिए था कि फरजंद अली साहब ने जब 2007 में ये रजिस्ट्री करवाई तो इन्हें उसी वक्त ही जो है इसे इंतकाल भी दर्ज जो है वो करवा लेना चाहिए था। लेकिन बकौल इनके कि इन्होंने जब वो प्लाट ख़रीदा, फिर ये वहाँ पर हाउसिंग स्कीम की जो मैनेजमेंट वहाँ पर मौके पर मौजूद थी तो उनके पास ये गए तो उन्होंने इनसे पेपर्स ले लिए। तो इन्होंने कहा कि वो पेपर्स हमें दे दें तो हम जो है खुद इंतकाल जो है वो दर्ज करवा कर आपको दे देंगे। ये किसने कहा? ये शख्स जो बैरून मुल्क फरजंद अली साहब को जो है वो मुतलका जो वहाँ की उस वक्त जो मैनेजमेंट थी उस मैनेजमेंट ने, जो हमें वहां से ज़राए से पता चला है, ये जो मैनेजमेंट थी ये खियाबान अली हाउसिंग स्कीम है एक बहुत बड़ी, और वो स्कीम आज तक रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकी गवर्नमेंट के कागजों में, और ना ही उसकी स्कीम के अंदर करा देंगे। और ये एक प्रैक्टिस है हमारे वैसे ओवरऑल जनरली भी एक प्रैक्टिस है कि आप जिससे प्लॉट खरीदते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर होता है या इंतजामिया होती है, वो कहते हैं जी हम आपको, आप डॉक्यूमेंट हमें दे दें, हम आपको इंतकाल करा देंगे। ऐसे इंतकाल बिल्कुल जैसे प्रैक्टिस है जी, जिस तरह सब्ज बाग दिखाते हैं लोग अपनी ज़मीनें बेचने के लिए, उसी तरीके से इनको भी बताया गया इस तरीके से। तो उसके बाद ये बैरून मुल्क चले गए। उसके बाद जब अब इनको ज़रूरत पड़ी उस प्लाट को सेल करने के लिए तो अब ये आए हैं। तो यहाँ पर इस वक्त जो हमने विज़िट किया है वहाँ पर कोई ऐसी वहाँ पर मैनेजमेंट या उनका ऑफिस कोई चीज़ नहीं, किसी नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, और ना ही उनसे कोई मुतलका जो शख्स फ़रोख्त करने वाला था उनका कोई रिश्तेदार भी वहाँ पर मौजूद नहीं है इस वक्त। एक जनरली वहां पर प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए हैं मुकीम साहब, हम उनसे जब राब्ता किया है तो उन्होंने बताया कि उनके जी अमजद साहब मुझे ये बताएं कि ये इंतकाल का जो प्रॉब्लम इस सोसाइटी में आ रहा है, ये सिर्फ इस सोसाइटी का मसला है या जनरली जब भी कोई शख्स जो है वफात पा जाता है तो उसकी वफात के बाद इंतकाल होता नहीं है? यानी यहाँ पर ये प्रॉब्लम सोसाइटी की वजह से पेश आ रहा है या खातून के इंतकाल कर जाने की वजह से इंतकाल नहीं हो पा रहा? उनके इंतकाल करने की वजह भी एक सबसे बड़ी वजह है क्योंकि उनके जो दूसरे रिश्तेदार हैं उनका जो वरासती रकबा था
उस रकबे को जो है वो एक वालिद था, जब वो फौत हो गया, फिर उनके बेटे थे, बेटियां थी, जब उनका जो मजमूई तौर पर जो विरासती रकबा आना था, इस तरीके से वो रकबा जो है वो जब उनकी बांट हुई तो वो पहले तो एक शख्स फरोख्त कर रहा था, जब वो फौत हो गए तो फिर उसके हिस्सेदार बहुत ज्यादा बन गए, उनके रिश्तेदार। ये खातून जिनसे उन्होंने प्लॉट खरीदा था जो वफात पा गई, जी जी, उस खातून की ये आबाई जमीन थी या उस खातून ने भी किसी से खरीदी थी जो आगे बेची है? उन खातून के शौहर की जमीन थी, उनके आगे दादा की जमीन थी, इस तरीके से वो जमीन आ रही थी, आबाई जमीन आ रही थी। अच्छा, एक चीज आप यहाँ रुकिएगा, मैं आमिर सईद साहब, मैं अब फरजंद अली साहब के पास जाने से पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरी मालूमात हैं वो गलत हो सकती हैं, लेकिन ज़ाहिर है मैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आमतौर पर तो ये होता है कि जिस खरीद जाती है तो उसके रजिस्ट्री के लिए आपको साइन अंगूठे चाहिए होते हैं, इंतकाल के लिए उसके साइन अंगूठों की ज़रूरत नहीं होती। आप इंतकाल के लिए जब डॉक्यूमेंट भेज देते हैं मुतल्लिका ऑफिस में तो वहाँ से वो इंतकाल होकर आ जाता है। दस्तखत और अंगूठे जो हैं वो रजिस्ट्री के कागजात पर चाहिए होते हैं। तो फिर किसी शख्स के वफात पा जाने या वफात ना पा जाने से क्या फ़र्क पड़ना चाहिए इंतकाल पर? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जिस तरह अभी इसका बैकग्राउंड बता रहे थे कि ये ख़ियाबान अली हाउसिंग स्कीम है और उसमें जो खातून थी, जिस खातून से इन्होंने ये प्लॉट परचेज किया था, उसकी ज़मीन उसकी फैमिली की थी, वालिद की फैमिली से उनको आ रही थी। अगर तो ये ख़ियाबान अली सोसाइटी, उन्होंने अपनी ज़मीन के अंदर सोसाइटी बनाई थी और उन्होंने प्लॉट अपना रजिस्टर करा दिया था और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपने सेल डीड पे साइन कर दिए थे, तम इम्प्रेशन लगा दिया था, तो उसको इंतकाल अगर ना भी हो तो जितना सा बाद है तो वो डॉक्यूमेंट जो है ना उसको सबमिट करने की जरूरत होती है। खातून के फौत होने के बाद उसकी कोई हैसियत कोई नहीं होती, क्योंकि जब इंतकाल के लिए जाते हैं तो सिर्फ आपसे उस रजिस्टर्ड सेल डीड की सर्टिफाइड कॉपी मांगते हैं और जिसके नाम आगे इंतकाल होना होता है उसका आगे इंतकाल जाके दर्ज हो जाता है। उसके लिए कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसके परचेज किया वो फौत हो गया हो तो उसका आना जरूरी है। ये कोई बिल्कुल ऐसी इसका मतलब मैं सिर्फ यही जानना चाहता ना आमिर साहब कि ये मसला जो है इस सोसाइटी का या ज़मीन का प्रॉब्लम हो सकता है, खातून के वफात पा जाने का मतलब ये कहीं किसी और सोसाइटी में जहाँ पर ये लीगल प्रॉब्लम्स ना आ रहे हों वहाँ पर अगर कोई शख्स वफात पा जाए तो फिर इंतकाल में प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही करवा रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरह कह रहे हैं कि ये ख़ियाबान अली हाउसिंग स्कीम है, ये रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं होगी। जो सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं होगी और उन्होंने वहाँ आगे प्लॉट सेल आउट कर दिए होंगे तो रजिस्ट्री भी कर दी होगी, तो उसके आगे इंतकाल के लिए फिर प्रॉब्लम होता है, रोक देते हैं कि ये सोसाइटी जो है ना, ये जिस तरह भावलपुर है तो वहाँ भावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी तो उससे ये अप्रूव नहीं है, जब अप्रूव ना हो तो उसके प्लॉट के मुताबिक इंतकाल नहीं हो सकते, तो ऐसे नहीं इशू आ सकते हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि फरजंद साहब से गलती ये हुई है कि या तो इन्होंने पूरी मालूमात नहीं ली या फिर इनको फौरी तौर पर इंतकाल करवा लेना चाहिए था, लेकिन ज़ाहिर है ये इनके ज़हन में कोई डाउट होगा नहीं शायद, या उन्होंने इसको पूरी अहमियत नहीं दी, या इनको लोगों ने मिस गाइड किया कि जी आप जाएं, कोई मसला नहीं है, आपको जल्दी है, आपने जाना है, हम आपका इंतकाल करा के आपको डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। आप एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, अली साहब से बात करते हैं कि अब उनका मौक़िफ़ क्या और फिर इस पर मज़ीद कानूनी राय लेंगे और देखेंगे कि इस मसले से कैसे बचा जा सकता था और अब इस मसले से कैसे निकला जा सकता है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हम बरतानिया में मुकीम एक शख्स फरजंद अली साहब का मसला आपके सामने बयान कर रहे हैं, जिन्होंने 2007 में सकीना बीबी नामी से एक प्लॉट ख़रीदा, उसकी रजिस्ट्री करवा ली, उसकी इंतकाल नहीं करा सके और उसके बाद जो है वो बरतानिया वापस चले गए और ख़ातून इंतकाल कर गई। उसके बाद पता चला कि इंतकाल ये हो नहीं सकता क्योंकि ज़मीन का जो बैकग्राउंड है, उसकी हिस्ट्री है, उसमें कोई प्रॉब्लम चला आ रहा है। अच्छा, अब मैं फरजंद अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बातचीत करते हैं। फरजंद अली साहब, ये आप किस नतीजे पर पहुँचे हैं? बुनियादी तौर पर ये इंतकाल हो ही नहीं सकता था, इसलिए आपके ख्याल में वहाँ के जो मुतल्लिका लोग थे उन्होंने आपसे कहा कि आप हमें दे दें, हम आपको इंतकाल करा देंगे, क्योंकि उनको पता था कि आप इंतकाल कराने जाएंगे तो इंतकाल होगा नहीं, या अब मामला कुछ और है? आप इतने साल में कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, किस नतीजे पर पहुँचे हैं? ये हुआ क्या है? ज़मीन में मसला क्या है? ये मुझे मालूम नहीं मसला क्या है, मुझे ये इतना पता चला था कि प्लाट खरीदा गया है 2007 में, ठीक है। और जब मैं लास्ट ईयर पाकिस्तान गया तो मैंने कहा भाई इसको बेच देते हैं। जिस आदमी ने खरीदा था उसके पास एक एजेंट आया था और मैं प्लाट दिखाने जा रहा था अपने कजन को, तो उसका फोन आ गया कि भाई एजेंट है हमारे पास बैठा हुआ, आपका प्लाट फरोख्त करा देगा। जब मैं वापस दुकान पे आया तो उसके साथ बात, उसने कहा भाई आपके प्लाट इंतकाल हो चुका है
मैं कहा जी मुझे तो मालूम नहीं है। तो जो जिससे प्लाट खरीदा गया था, जिस आदमी ने खरीदा था, उससे कहा कि मेरा इंतकाल नहीं हुआ। तो उस आदमी ने कहा कि मैं 1.5 लाख रुपया लूंगा और आपका प्लाट भी बिक जाएगा और मेरी फीस मिल जाएगी, आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं है, मैं इंतकाल भी करा दूंगा, सब कुछ मैं जिम्मेदारी देता हूँ। इस वजह से मुझे फिर आना पड़ा जल्दी वापस, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैं यहाँ आ गया। उस वक्त मुझे पता चला कि मेरे नाम प्लाट रजिस्ट्री तो है मगर इंतकाल नहीं है। नहीं, तो जब आपने इंतकाल खरीदा था उस वक्त इंतकाल क्यों नहीं करवाया? क्योंकि आपको वापस जाना था इसलिए? जी, वो प्लाट जो था ना, मेरे जो खरीदा था उसने खरीदा था। किसने खरीदा था? और ये नहीं मुझे मालूम उसने इंतकाल क्यों नहीं कराया था। नहीं, आपने किससे खरीदा था? ये आपने खरीदा था प्लॉट? मेरे जो बर्दन ला था ना, उसके भान जोई ने खरीदा था मेरे लिए। आपके लिए? ठीक है, मतलब आप ही ने खरीदा था ना, पैसे तो आपने दिए, आपके नाम पर रजिस्ट्री है ना इसकी? जी 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 जी। मैं ये कह रहा हूँ ना कि रजिस्ट्री आपके नाम पर है, तो आपने पैसे दिए तो आप ही ने खरीदा ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, तो आपने जब ये खरीदा या आपने किसी के जरिए से खरीदा, आपने अपने करीबी अजीज के जरिए से खरीदा, तो आपने उस वक्त आपने इसका इंतकाल क्यों नहीं कराया था? ये मेरा सवाल था बुनियादी। हाँ, आपके सवाल को जवाब दे रहा हूँ। किसी के जरिए खरीदा गया था, ये नहीं मुझे मालूम कि उसे रजिस्ट्री क्यों नहीं कराया। अच्छा जी। आपको वैसे ये पता था कि जब आप कोई प्लॉट खरीदते हैं तो उसकी पहले रजिस्ट्री होती है फिर इंतकाल होता है, ये पता था आपको? नहीं, मुझे ये नहीं था। अच्छा। मुझे ये था कि प्लाट की तरह जाता है और रजिस्ट्री हो जाती है, उसके बाद सिलसिला खत्म। ठीक है। मुझे नहीं था और मुझे यहाँ जल्दी आना था, इसलिए मैं वापस आ गया। और उसके बाद गया था पिछले साल में गया था, जब मैंने कहा भी चलो जमीन प्लाट को बेच देते हैं। अब ये आपने राव मोहम्मद मुकीम साहब से खरीदा था ये प्लॉट? जी। ठीक है जी। राव मोहम्मद मुकीम साहब के जरिए से खरीदा था प्लॉट? मैंने ये प्लॉट जो जिसने खरीदा था मेरे लिए, उसका नाम है फारूक। ठीक है, फारूक साहब ने खरीदा था। अब अच्छा, आपको ये भी नहीं पता किसके जरिए से खरीदा था? ये राव मुकीम साहब हैं। राव मुकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राव मुकीम साहब, ये मोहम्मद फारूक साहब ने प्लॉट खरीदा फरजंद अली साहब के लिए 2007 में, और आपके जरिए से हुआ था, ये डील हुई थी। ये क्या हुआ उसके बाद इस प्लॉट का इंतकाल क्यों नहीं हो सका? हुआ था जी, ये इन्होंने खरीदा था ख्याबान अली के ऑफिस से, मुझसे नहीं खरीदा। अच्छा, आपसे नहीं खरीदा था। ठीक है, आप भी मगर वही काम करते हैं? मगर मेरा प्राइवेट ऑफिस है। आपका प्राइवेट ऑफिस है इसी हाउसिंग स्कीम में? हाँ, इसी हाउसिंग स्कीम में, उसके बाहर मेरा प्राइवेट ऑफिस है, वहाँ 7-8 ऑफिस है। ओके। प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के, वो मेरा प्राइवेट ऑफिस है। आप मुझे ये बताएं मुकीम साहब कि क्या इस सोसाइटी में, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, आप भी काम करते हैं, इस सोसाइटी के तमाम प्लॉटों का यही मसला, इंतकाल नहीं होता यहाँ पर? किसी का नहीं। ये 3-4 प्लाट इस किस्म के हैं। वो मैडम इसी इनकी जो टाउन की मालिक की बेटी है, मौके तो फोत हो गए, वो टाउन के मालिक की बेटी बयान हल्फी देगी है कि जिनके इंतकाल दर्ज नहीं है, मेरे वालिद साहब ने बयान दिए हैं, वो मेरे खाते से काट लिए जाएं, अच्छा। इंतकाल कर दिए जाएं। वो बयान हल्फी आके ये जून में दे के चली गई हैं। अच्छा, मतलब अभी तक रेवेन्यू दे के चली गई हैं वो बयान हल्फी। नहीं, वफात पा गई है ना वो? ना, उनके वालिद वफात पा गए जिन्होंने ये रजिस्ट्री करवा के दी थी इनको। अच्छा। उनके जो उनकी बेटी है, जिनको ये विरासत हुई है, वो ऑन करती है कि अगर मेरे वालिद से ये, मेरे वालिद ने रजिस्ट्री करवा के दी थी, मैं ऑन करती हूँ ये, मैं बयान हल्फी देती हूँ कि भी मेरे वालिद फौत हो गए हैं, मेरा भाई रकबा बेच के हमारे बयान दे के भी गैर मालिक हो चुके हैं। वो यूके में रहती हैं, वो आई थी जून में, और वो जाती भी रही हैं, एडिशनल ऑफिस जाती भी रही हैं लायर के साथ कि ये मेरा बयान हल्फी लें, और जिनके इंतकालात बकाया पड़े हैं वो मेरे से खाते से काट के इन लोगों के मसाइल हल करके दें। ठीक है। और वो एडिशनल ऑफिस, तो अब मसला कहाँ पर रुका हुआ है आपके ख्याल में फिर? ये सर, वो बस उन्होंने पिछले 2-3 वीक से लगे हुए इलेक्शन के बाद से, उन्होंने इंशाल्लाह 3-4 दिन का वादा किया हमारे साथ। अच्छा। ये क्योंकि हमारा और भी 2 दोस्तों का मसला है, मेरा अपना जाती भी यही मसला है। तो इसमें प्रॉब्लम है क्या? मतलब ये अगर वो खातून बयान हल्फी देकर चली गई हैं तो ये क्यों नहीं हो रहे? रुकावट कहाँ पर है? वो ऑफिसर बैठ नहीं रहे थे, आप बैठे हैं इलेक्शन के बाद, अब वो कर रहे हैं प्रोसेस को चला रहे हैं। चलिए आमिर शहीद साहब, अब ये तो सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो गई। मामला जो है वो कह रहे हैं कि खातून ने आके बयान हल्फी दे दिया। अब बयान हल्फी जब दे दिया कि मेरे वाले साहब वफात पा गए हैं, इसको जो है वो उसमें से काट लिया जाए जो भी पैसे या दरकार हैं, तो अब तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए इसमें। फिर क्या हुआ? ये देखिए जी खान साहब, इशू ये है कि जब ये ख्याबान अभी तक तो ये बातें चीजें क्लियर नहीं थी, अब जब ये क्लियर हो गया हुआ है
कि खातून जो है वो जिंदा है। बेसिक उनके जो वालिद ने ये प्रॉपर्टीज की जो प्लॉट थे लोगों को बेचे होंगे और उसने उनकी रजिस्टर्ड सेल डीड उनके नाम करवा दी होंगी। इन्होंने उसका इंतकाल दर्ज नहीं करवाया होगा, ये बाहर चले गए होंगे और वो फिर फौत हो गए होंगे। जब बंदा फौत हो जाता है तो उसका रकबा जो होता है उसके ऊपर इंतकाल जब तक उनके लीगल एज नहीं आ जाते उस वक्त तक वो आगे इंतकाल नहीं हो सकती है। अब इंतकाल उसकी बेटी के नाम हो गया होगा। अब उसके बाद बेटी ने जब आके अपने स्टेटमेंट दे दी है, बयान हल्फी दे दी है कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज में जितने भी प्लॉट की रजिस्टर्ड सेल डीड मेरे वालिद साहब ने की हुई है, तो अब जो जो लोग आते हैं उनके नाम उतना रकबा इंतकाल कर दिया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इसमें कोई भी रुकावट है। जो वहाँ का जो तहसीलदार है, तहसीलदार के ऑफिस में जाके या सबमिट करवाएंगे तो वहाँ स्टेटमेंट ऑलरेडी वो दे गए होंगे अपने थ्रू अपने पावर ट्रांसफर। ये जो सही है, बिल्कुल ठीक है। अब जो ऑफिस है, अब अमजद साहब आपने सरकारी दफ्तर की भी गए होंगे और आपने उनसे ये डिस्कस किया होगा, मौक़िफ़ लिया होगा कि भाई रुकावट कोई नहीं होनी चाहिए इस शख्स के प्लॉट के इंतकाल में जिन्होंने पैसे देकर ये खरीदा हुआ है, तो रुकावट क्या है? तो आपको क्या बताया गया क्या रुकावट है? क्योंकि राव मुकीम साहब कह रहे हैं कि ये तो बस 2-4 दिन में अब हल हो जाएगा शायद। उस पे ये थी कि जो एक्चुअली जो रजिस्ट्री जो हमारे सामने आई उस पे इकबाल साहब ने इनको फरजंद अली साहब को प्लाट बेचा और उस प्लाट को जो रजिस्ट्री हुई है वो बजरिया इनके फरजंद साहब ने करवाई है और जो दिया है प्लाट वो इकबाल साहब है। इकबाल साहब की बेटी भी हयात है और उनका एक बेटा नादिर इकबाल है, वो भी हयात है, वो इस वक्त लाहौर में मौजूद है। हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ब्रेक के बाद जरा कोशिश करते हैं स्टोरी को मजीद समझने और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें अब मसला हल कैसे हो सकता है। तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं फरजंद अली साहब के मामले पर जिनको रजिस्ट्री के बाद इंतकाल में दुश्वारी का सामना है और वो अब तक मसला जो है वो दरपेश है। अब फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फरजंद अली साहब के भांजे हैं जिनके ज़रिए से ये प्लॉट ख़रीदा गया था। फ़ारूक साहब, आप जो हैं वो आपके मामू हैं फरजंद अली साहब जिनके लिए आपने एक प्लॉट ख़रीदा था 2007 में। ये ज़रा बताएंगे मसला क्या है इस प्लॉट पर और इस जैसे कुछ और प्लॉटों पर कि आज तक इसका इंतकाल नहीं हो सका, क्या प्रॉब्लम है? जनाब ऐसे है कि हमने ये हाउसिंग सोसाइटी है यहाँ ख़याबान अली जी, उनसे प्लॉट परचेज किया था और उन्होंने रजिस्ट्री करवा दी। उसके बाद एक कॉपी रख ली कि जी इसका इंतकाल हो जाएगा। ठीक है। मामू वापस चले गए इंग्लैंड और उसके बाद पिछले साल जब जरूरत पड़ी है तो वो चेक किया गया उसका इंतकाल वगैरह निकलवाने के लिए, तो पता लगा कि इंतकाल ही नहीं हुआ। नहीं, तो जब उन्होंने आपसे रजिस्ट्री रख ली थी कि आपको इंतकाल करा के दे देंगे, वो रजिस्ट्री उन्होंने वापस कब की थी आपको? रजिस्ट्री तो सर उसी वक्त वापस कर दी थी उन्होंने सिर्फ फोटोकॉपी रखी थी उसकी। फोटोकॉपी से तो इंतकाल नहीं होता सर? सर फोटोकॉपी रखी गई थी। नहीं, मगर फोटोकॉपी से तो इंतकाल नहीं होता ना, इंतकाल तो ओरिजिनल रजिस्ट्री पे होता है। सर देखें, रजिस्ट्री के बाद इंतकाल की ये रजिस्ट्री की ना एक फोटोकॉपी दे दी जाती है जिसपे वो पटवारी इंतकाल कर देता। फारूक साहब, इंतकाल फोटोकॉपी पर नहीं होता जहाँ तक मैं जानता हूँ। आमिर साइस्ताना साहब, इंतकाल क्या फोटोकॉपी पर होता है या ओरिजिनल रजिस्ट्री पर ही होता है? टेस्टेड कॉपी जिसे कहते हैं, मुसद्दका कॉपी साथ जमा होती है तभी होती है। मुसद्दका कॉपी और कॉपी जमा होती है फिर उसके बाद होता है। नहीं, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ जाते हैं इंतकाल के लिए? नहीं, इंतकाल के लिए सर्टिफाइड जब रजिस्टर्ड सेल डीड हो जाती है ना जी, तो वो जो अटेस्टेड कॉपी होती है वो भी ओरिजिनल होती है, काइंड ऑफ ओरिजिनल। ठीक है। तो वो रजिस्ट्रार ऑफिस से निकलती है। ओरिजिनल तो आपके पास होती है लेकिन वहाँ एक कॉपी वहाँ जमा होती है जब रजिस्ट्री होती है। तो फिर जब आपको कॉपी चाहिए होती है तो वहाँ आप नकल अप्लाई करते हैं। ये वो वैसी फोटोकॉपी नहीं होती है जैसे हम एक फोटोकॉपी करके देते हैं? नहीं, हाँ फोटोकॉपी नहीं है, इसको ये सर्टिफाइड कॉपी कहते हैं। ये भी उसकी ऑफिस से मिलती है जहाँ रजिस्ट्री हुई होती है। ठीक है, सही है। तो फारूक साहब, आपने क्या जमा करवाया था इंतकाल के लिए और फिर वो क्यों नहीं हुआ? सर फिर उसके बाद अब जब हमने पता किया ये इंतकाल की पर्च के लिए सेल करने की जरूरत पड़ी तो वहाँ पे इंतकाल नहीं था। अब पटवारी से बात करते हैं तो वो कहते हैं जी वो सकीना बीबी के खाते में कोई जमीन नहीं है कि हम कैसे इंतकाल करें, और इसी तरह हम मुसलसल जलील हो रहे हैं। इसके अलावा भी 2 प्लाट मामू के और वो ओवरसीज ही हैं, नहीं उनके भी लिए हैं, उनका भी यही मसला है।
खान साहब मैं इसमें थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं। जी। जो मुझे बात समझ आई है वो ये है कि इन्होंने जब ख्याबान अली हाउसिंग स्कीम से प्लॉट परचेज किए होंगे ना, तो ये जो बेचने वाले होते हैं इनके पास जमीन फॉर एग्जाम्पल अगर 10 एकड़ पड़ी है तो उसमें से सड़कें निकाल के बाकी बचती है कि वो 6 एकड़ बेच सकते हैं। वो 6 के बजाय 8 एकड़ तक 6 के बजाय 8 एकड़ बेच देते हैं। अब 8 एकड़ की उन्होंने रजिस्टर्ड सेल डीड कर दी इनको, लेकिन जब आगे से इंतकाल लेना है तो इंतकाल लेने के लिए जब आप जाएंगे तो उनके पास रकबा नहीं होता है, क्योंकि वो अपना टोटल रकबा सेल कर चुके होते हैं। तो फिर वो कोशिश करते हैं कि जो रकबा सड़कों का होता है उसकी पड़ी होती है वो भी रिसीव कर देते हैं। कहीं की 10 एकड़ जगह है तो 10 की बजाय वो 15 एकड़ की फाइलें प्लॉट बेच देते हैं और रकबा उनके पास नहीं होता है। 1 किस्म का वो फ्रॉड करके जाते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि वो खातून ने आगे स्टेटमेंट दी है कि अगर स्टेटमेंट इस हद तक दी है उसने कि मेरे वालिद हमारी जो प्रॉपर्टी पड़ी है दे दी जाए तो फिर इट मीन उनका रकबा होगा। लेकिन जिस तरह अभी इरफान साहब कह रहे हैं कि हमारे कोई और दोस्त भी हैं उनके भी प्लॉट की अभी तक इंतकाल नहीं हो रही है, इट मीन कि वहां पर उसका रकबा मौजूद ही नहीं है। जब रकबा मौजूद ना हो और एक्सेस लैंड किसी ने बेच दी हो तो फिर उसके ऊपर फ्रॉड का पर्चा होगा। जिस बंदे ने इनको प्रॉपर्टी सेल आउट की है और फ्रॉड के साथ साथ फिर उसकी देखी जाएगी कि उसके बच्चों की जो प्रॉपर्टीज पड़ी होंगी वो अटैच होंगी, ये सारी चीजें सही है। चलें अब राबिया सियाल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं सिटी बहावलपुर की। राबिया साहिबा बहुत शुक्रिया, आपके इल्म में ये मामला है। हमारे पास तो एक साहिल पहुंचे हैं फरजंद अली साहब, लेकिन इल्म में ये भी आया है कि और भी ऐसे लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज का इंतकाल नहीं हो पा रहा। आपके ख्याल में ये मामला क्या है, आपका और सरकारी मौक़िफ़ इस पर क्या है? क्या वजह है कि इंतकाल नहीं हो पा रहा? क्या ज़मीन पीछे मौजूद नहीं है या सिर्फ कोई कानूनी तौर पर रुकावट मौजूद है? अच्छा, इस तरह है कि हमारे नोटिस में ये हाउसिंग ख्याबान अली की जो हाउसिंग स्कीम है उसका इशू है एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो टेकिंग इट वेरी सीरियसली। मसला ये है कि चूंकि ये जो है एक अनअप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी है और एज पर लॉ जो पंजाब की प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज का जो लॉ है उसके मुताबिक किसी भी हाउसिंग सोसाइटी ने 30% रकबा जो है वो पब्लिक स्पेसेस के लिए जो वहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या जो भी लोकल गवर्नमेंट वहाँ की बनती है उसके नाम करना होता है। और चूंकि ख्याबान अली ने वो स्पेस जो है वो एमसी के नाम नहीं किया हुआ, उस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इनके खेवट हैं वो ब्लॉक कर दिए हैं। ठीक है, ताकि आगे कोई फर्दर सेल परचेज ना हो, ताकि जो पब्लिक स्पेसेस हैं, गलियां हैं, रोड्स हैं, वो सेल परचेज ना हो जाए, उनकी रजिस्ट्रियां ना हो जाए। The reason behind blocking the caveats is this. But now, given the issues or given the problems that people are facing due to this blockage, administration is rethinking to lift this ban of caveats over caveats. हम इस तरह कर रहे हैं कि इंशाल्लाह within 2 or 3 days हम इसका जो बैन है वो लिफ्ट कर लेंगे और ये बैन सिर्फ फिर उस रकबे तक रहेगा जो रकबा टीएमए को मुंतकिल होना चाहिए। इसमें ये जो है वो अब इशू सिर्फ जो है रिपोर्टिंग की फेज में है कि वंस वी आर गेटिंग द रिपोर्ट फ्रॉम अवर फील्ड स्टाफ एंड फ्रॉम अवर राजी रिकॉर्ड सेंटर्स स्टाफ के जी ऑन फील्ड कितना रकबा जो है वो वैकेंट पड़ा हुआ है और एज पर रिकॉर्ड कितना रकबा वैकेंट है, उसको टैली करने के बाद जो है हम इंशाल्लाह इसका जो है वो बैन जो है उठा लेंगे। अच्छा, नहीं राबिया साहिबा, मगर ये हाँ सही है, लेकिन ये जो बैन है ये तो सिर्फ उस रकबे पर होना चाहिए था ना कि जिसे आपके ख्याल में नहीं बेचा जाना चाहिए। जो बेचा जाना चाहिए, जो बेचा गया है उस पर तो ये बैन नहीं होना चाहिए था। जैसे कि ये फरजंद अली साहब ने प्लॉट लिया है, वो तो प्लॉट तो सही लिया, वो गली की जगह पर प्लॉट नहीं लिया या पार्क की जगह पर या कब्रिस्तान की जगह पर प्लॉट नहीं लिया, तो इनका तो फिर इंतकाल होना चाहिए उसूली तौर। नहीं देखिए ना, लेकिन इसमें ये इशू है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, यू आर वेरी मच राइट देयर। लेकिन इसमें इशू ये है कि जब ये बैन लगा है उस टाइम जो कंप्यूटर सेंटर में जो ब्लॉक होता था वो सारे के सारा वो जो खाता है ना वो उनका पूरा का पूरा जो रकबा है वो ब्लॉक हो जाता था। बट नाउ दे हैव कम अप विद दिस सॉर्ट ऑफ अ फैसिलिटी के जो है जो डिस्प्यूटेड है सिर्फ वही खेवर्ड्स ब्लॉक हो जाए और बाकी सारा रकबा ओपन फॉर सेल एंड परचेज हो। ये उस वक्त नहीं थी ये फैसिलिटी अवेलेबल विद द अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स दैट हैव रिसेंटली बीन इंट्रोड्यूस्ड। आप समझ रहे हैं मेरे बात? उस वक्त हमारा जो हमारा एक सेटअप है कंप्यूटर सेंटर का, कब बैन कब लगा था? ये बैन लास्ट ईयर का है। अच्छा, मगर इनका प्लॉट तो 2007 का पहले से है। जी जी जी, ये बैन बहुत पहले से चल रहे हैं। ठीक है, द लेटेस्ट
बैन जो चल रहा है वो ADCR साहब के ऑर्डर से चल रहा है, और बल्कि ये इशू जो है वो एवर सिंस 2010 में जब ये हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से नया जो लॉ आया है तब से ये जो है इशू चल रहा है। अच्छा, लेकिन राबिया साहबा, जब हम यहाँ पर सोसाइटी के दीगर लोगों से बात करते हैं वो ये कहते हैं कि ये वाला प्रॉब्लम सिर्फ चंद एक प्लॉट्स का है, ये पूरी सोसाइटी का नहीं है, तो ये बैन तो फिर इम्पोज होना चाहिए, पूरी सोसाइटी में होना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, इस तरह है कि हम जो है वैसे तो वी आर टेकिंग अप दिस मैटर वेरी सीरियसली, बट यस इट विल टेक 2 or 3 more days बिकॉज हमने दोनों एंड्स पे देखना है। उन लोगों के इश्यूज भी हमारे सामने हैं जो आगे सेल परचेज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट इशू नहीं हो रही, और हमारे सामने ये इशू भी है कि कुछ लोगों को ऐसे प्लॉट्स मिल गए हैं, कुछ लोगों की ऐसे प्लॉट्स पर रजिस्ट्रियां हो गई हैं जिन पर पहले या तो रजिस्ट्री हो गई है या फिर वो किसी पब्लिक स्पेस का रकबा है। तो हमारे सामने ये दोनों इश्यूज है, हम एट वंस अनब्लॉक भी नहीं कर सकते, ठीक है, और हम इसको ज्यादा इस ब्लॉकिंग को पेंडिंग भी नहीं रख सकते। ठीक है जी, प्रोग्राम में एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। राबिया साहबा, जब ये खरीदो फरोख्त होती है तो अब जब ये खरीदो फरोख्त हो रही थी तो एक साहब ने जब पेमेंट की है तो जाहिर है रजिस्ट्री की परमिशन लेकर पेमेंट की है। जब उन्होंने परमिशन ली और उनको परमिशन मिल गई फिर उन्होंने पेमेंट कर दी, तो फिर तो वो राइट पर हैं, फिर तो या तो फिर परमिशन ही नहीं होनी चाहिए थी रजिस्ट्री की, वो रजिस्ट्री ही ना कर पाते, पेमेंट ही ना करते जिससे वो खरीद रहे हैं। तो ये रजिस्ट्री क्यों हुई? बिल्कुल सही। अब इस तरह है कि जो हमारा म्यूटेशन एंड रजिस्ट्री दोनों लीगल प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, गेटिंग रजिस्ट्रेशन एंड गेटिंग दी लैंड म्यूटेटेड, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें और दोनों लीगल टर्म्स हैं, बट द इशू इज कि वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। रजिस्ट्रेशन ब्रांच अलग होती है और हमारा कंप्यूटर सेंटर जहाँ पे म्यूटेशन रिकॉर्ड होती है, म्यूटेशन एंटर होती है, वो अलग चीज है, और वो दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। होता ये रहा है अर्बन एरियाज में खास तौर पे कि लोग रजिस्ट्री लेके रख देते होते हैं एंड दे डू नॉट गो फॉर गेटिंग इट म्यूटेटेड, गेटिंग दी लैंड म्यूटेटेड इन देयर फेवर, ठीक है। तो जब ये होता रहा है कि तो वो रजिस्ट्रियां तो होती रही लेकिन खाता वो सिर्फ जो है ओरिजिनल मालिकान के नाम पे ही रहा। तो राबिया साहबा, who was at fault? Who was at fault? देखिए, nobody is at fault, ठीक है। नहीं, मतलब ये जो मतलब मिसाल के तौर पर ये जो फरजंद साहब ने 10 साल की अजियत काटी है, इसके जिम्मेदार ये खुद हैं या कोई और शख्स है, या सरकारी इदारा है, या प्रॉपर्टी डीलर है, या ये सोसाइटी वाले हैं? कोई एक शख्स अगर आप जिम्मेदार ठहराएं तो किसे ठहराएंगे? मेरी आप बात सुने, जब सोसाइटी इवॉल्व होती है, ऐसे आपने लॉ बनाए हैं, आप लॉज को बेहतर बनाते हो, आप हाउसिंग सोसाइटीज के लिए ऐसी रेगुलेशन बनाते हो ताकि वो लोगों को और ज्यादा फैसिलिटेट करें, उनको और ज्यादा जो है प्रॉपर वे में एंटरटेन कर सकें। तो वो जब लॉ बन जाता है तो वो डेफिनेटली पिछली जो भी हमारी प्रोविजन थी, जो सोसाइटीज बनी हुई है जो कि इतना लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर रही हैं, वो डेफिनेटली वो अनअप्रूव्ड उसमें आ जाती हैं। वो एक जब लॉज इवॉल्व करते हैं कीपिंग इन व्यू दी इवॉल्विंग सोसाइटल नॉर्म्स एंड इवॉल्विंग सोसाइटल कंडीशंस, तो उस हिसाब से ये चीजें जो है ना एक नेचुरल आउटकम होता है, और इस चीज को हम रिजॉल्व कर भी रहे हैं। एंड इट इज अ मैटर ऑफ डेज, आई एम टेलिंग यू कि विद इन 2 or 3 डेज जितने भी हमारे पास ये इशू हमारे नोटिस में बिल्कुल है, एंड विद इन 2-3 डेज इंशाल्लाह इट विल बी रिजॉल्व्ड। चले, बहुत शुक्रिया। मैं एक बात करना चाहूंगा जी, लेकिन मैं इस हवाले से बात करना चाहूंगा। अभी मैम राबिया ने बताया है कि इसमें फॉल्ट किसी का भी नहीं आता। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है वो जिले इंतजामिया की है। जब स्कीमें, हाउसिंग स्कीमें बनाई जाती हैं अप्रूव के लिए, जब वो फाइल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या इंतजामिया के पास जब पुटअप होती है तो उसके अंदर जो तमाम जो रिकॉर्डिंग होती है, तमाम जो उसका सर्वे होता है, उसके अंदर रोड्स होते हैं, वो सारी उसको प्रूव करने के लिए एक फीस पे की जाती है। लेकिन होता यूं है कि माजरत के साथ अभी भी सूरत हाल, नई स्कीमें बन रही हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में अभी भी फाइलें जमा हो रही हैं, लेकिन वहाँ फाइल तो जमा कर दी जाती है लेकिन उसको रेगुलर जो है वो प्रूव नहीं किया जाता, इसलिए कि वहाँ गिव एंड टेक होता है। मुबैना तौर पर
चाल जो चली जाती है वहां पर लेन देन की, वो सिस्टम चलता रहता है। उसके साथ साथ लोग जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी बेचते रहते हैं। जब वो प्रॉपर्टी बिक जाती है उसके बाद फिर जो रोड्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, उनके अंदर मसाजिद होती हैं, वो भी मुश्तरका खाते से जो दूसरे उसके रिश्तेदार होते हैं वो प्रॉपर्टी के मालिक वो खड़े होकर वो भी बेच देते हैं। तो इस तरीके से लोग जो है वो सारी जिंदगी सफर करते रहते हैं। तो या फिर उनकी लड़ाइयां होती हैं उन प्लाटों के ऊपर जो एक प्लाट के 2-2 और 3-3 मालिक होते हैं। असल जिम्मेदारी आती है जिले इंतजामिया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, किसी भी शहर के अंदर जो भी हाउसिंग स्कीम हो उसको प्रूव करने के लिए उसकी फिजिबिलिटी जब बनती है तो वहां पर चेक किया जाए, उसके फीसें जो है वो अदा की जाए, मुकम्मल तौर पर विजिट किया जाए, फिर उसको कंप्लीट इजाजत दी जाए, तो उसके बाद लोग जो है वो उसको खरीद करें। जी ठीक है। अच्छा साहब, इसमें मैं थोड़ी चीज ऐड कर दूं। जी जी आमिर ये एसी साहब एक बात कर रही थी कि रजिस्टर्ड जो म्यूटेशन है वो डिफरेंट होती है और जो रजिस्टर्ड सेल डीड होती है वो डिफरेंट होती है। जो सोसाइटीज बाई लॉज के मुताबिक बनती हैं उनके तो अलॉटमेंट लेटर जारी होते हैं, वो 30% लैंड जो है वो अपनी रखते हैं उनके पास, गवर्नमेंट के पास, लेकिन 70% की हद तक प्लॉट की सेल परचेज कर सकते हैं। लेकिन इस केस के अंदर ये आ रही है कि इन्होंने सेल डीड करवाई है। अब सेल डीड जब करवाने जाते हैं तो आपको जितना एरिया होता है उसकी फर्क बै जारी होती है, और फर्क बै उस वक्त जारी होगी जब उसके बाद उतना रकबा मौजूद होगा। अगर उस वक्त उसके बाद रकबा मौजूद था और उसके बाद रजिस्टर्ड होगी तो उसके बाद जब इंतकाल के लिए जगह कहां से नहीं बची है। यही तो मैंने सवाल किया था ना आमिर साहब के फिर रजिस्ट्री ही नहीं होनी चाहिए थी, वो उस वक्त फर्द कैसे जारी हो गई? उन्होंने वो बात को गोल कर दिया, वो फर्द बै उस वक्त ही जारी नहीं होनी चाहिए था ना। वो इकबाल साहब या सकीना बेबी जो भी थी, अगर एक बंदे का रकबा है फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड के अंदर आ रहा है कि उसके बंदे का 10 एकड़ रकबा है और 10 एकड़ में से वो इतने अपना प्लॉट सेल कर देता है और हर सेल के बदले 10-10 परले का प्लॉट बेचते हैं तो 10-10 परले की फर्क जारी होती है। जब वो फर्क जारी होने के साथ रजिस्टर्ड सेल डीड हो जाती है तो इंतकाल चाहे 6 महीने बाद हो या 2 साल बाद हो तो वो दोबारा इंतकाल के लिए जब जाएगा तो उस वक्त ये नहीं पूछा जाएगा कि जनाब इसके बाद अब रकबा खत्म हो गया। भाई किस तरह खत्म हो गया? आप लोगों ने पहले फर्ज कैसे जारी कर दी? बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये बात सुने जी, यही मैं आपको कह रही हूँ। इट इज नॉट के आई एम बीटिंग अबाउट द बुश, ठीक है। द थिंग इज के जब लोग रजिस्ट्री करवाते हैं अर्बन एरियाज में देयर इज अ टेंडेंसी दैट दे डोंट गो फॉर गेटिंग इट म्यूटेटेड। वो जाते नहीं है म्यूटेशन करवाने के लिए, तो इसलिए वो टैली हो नहीं पाता। आर यू गेटिंग इट? वो रजिस्ट्री रख के बैठ जाते हैं, जब वो फिर म्यूटेशन करवाने आते हैं तो फिर सामने आता है। यही मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा जो अभी नाउ इज द टाइम, अब ये होने लगा है कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन ब्रांच है और जो हमारा कंप्यूटर सेंटर है उनको इस तरह कनेक्ट किया जा रहा है कि ऑटोमेटिकली जो है वो रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड और जो है वो आ जाए जैसे ही म्यूटेशन वो करने लगे, या जो भी म्यूटेशन एंटर हो किसी दिन में पास हो रजिस्ट्री हो वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सेंटर पे चली जाए ना। ये अब से पहले नहीं थी ये टेक्नोलॉजी। तो जब तक कोई बंदा खुद से अप्रोच नहीं करता अराजी रिकॉर्ड सेंटर को, हाउ विल दे गेट टू नो, या उनको कैसे पता चलेगा कि इसने म्यूटेशन करवाई है नहीं करवाई है, व्हाट एवर इज द स्टेटस? ठीक है ना? अब ये जो बिल्कुल ठीक करें, अब कंप्यूटराइज सिस्टम हो गए, अब इनके पास चीजें आ गई हैं जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी की रजिस्टर्ड सेल डीड हो गई है तो उसके बाद उस 10 मरले के ऊपर नहीं हो सकेगी, क्योंकि पहले जो रिकॉर्ड था वो पटवारी से जारी होता था, पटवारी मुसलसल फर्ज जारी करता जाता था, उसका रिकॉर्ड इनके पास जहाँ रजिस्टर होती थी सब रजिस्ट्रार के पास वहाँ रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता था। लेकिन अब कंप्यूटराइज सिस्टम आ चुका हुआ है, हर तकरीबन डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, तो इस तरह आहिस्ता से इंप्रूवमेंट होगी, इस तरह आहिस्ता से लॉस को कंप्लीट किया जाएगा तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये इस तरह भी उन्होंने कह दिया कि हम इसको विद इन 2-3 डेज इनके मसाइल हल कर देंगे, तो अगर मसले हल हो जाते हैं तो बेहतर है, और आगे जो बाई लॉज है उसके मुताबिक ये अगर भरपूर काम करेंगे तो लोगों की अच्छे काम हो सकते। बिल्कुल ठीक है। राबिया साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। ये आपने कहा कि 2 से 3 दिन में हो जाएगा, तो हम उम्मीद करते हैं ये 2 से 3 दिन में हो जाएगा। तो 10-12 साल से जो अजियत काट रहे हैं फरजंद अली साहब या और लोग, वो उनको इस अजियत से निजात मिलेगी। मुझे आखिर में फारूक साहब एक सवाल आपसे है कि ये जो प्लॉट आपने ख़रीदा था, ये प्लॉट किस शख्स से ख़रीदा था? रजिस्ट्री जो है वो किस शख्स की तरफ से हुई थी? इकबाल नामी शख्स था या कोई सकीना बीबी थी? देखिए जी, ये हाउसिंग सोसाइटी का ही बंदा था, उनका इंचार्ज था जो ये सारे काम करता था, उन्हें पेमेंट सर कोई होगा ना, मतलब कोई रजिस्ट्री के दूसरी साइड पे तो कोई बंदा होगा ना जिसकी तरफ से ये प्लॉट आया? खादिम साहब थे जो कि ये सारा किया करते थे प्रोसीजर। नहीं, प्रोसीजर की बात नहीं कर रहा मैं, आपके इल्म में ये नहीं है कि जिस शख्स से रजिस्ट्री होकर आपके नाम पर प्लॉट हुआ, यानी ये प्लॉट का जो पहले मालिक था आपसे पहले, वो कौन था, ये आपके इल्म में नहीं है? नहीं सर, ये इल्म में नहीं है हमारे।
अच्छा सर मैं बताना चाहूँगा इसमें जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए हैं फरजंद अली साहब के, उसमें खरीदने वाले फरजंद अली साहब हैं और बेचने वाला मोहम्मद इकबाल है। बिल्कुल जो उनके लास्ट में जो साइन हुए हैं बेचने वाले के, वो मोहम्मद इकबाल ही है। उस पर बजरिया जो है वो रकबा उन्होंने इकबाल ने ही बेचा है उसका। ठीक हो गया, एक्चुअली ये पोजीशन है। ठीक है, चलें, सही है, बहुत शुक्रिया अमजद अली साहब आपका भी, आमिर शहीद राना साहब, मोहम्मद फारूक साहब, फरजंद अली साहब। फरजंद अली साहब, आप मुतमईन हैं? 2-3 दिन में वादा हो गया आपसे कि 2-3 दिन में मसला हल हो जाएगा आपका? उम्मीद तो अल्लाह से रखता हूँ, मगर होता नहीं है। नहीं होगा तो हम दोबारा प्रोग्राम करेंगे, राबिया सयाल साहब को दोबारा लाएंगे लाइन पे, इंशाल्लाह मसला आपका हल हो जाएगा। शुक्रिया। अच्छा, एक और अर्ज करता हूँ मैं, जब मैं वहाँ गया था ना पाकिस्तान में, तो मैंने इस प्लाट को बेचने की कोशिश की थी। हाँ, वो तो अभी तो नहीं बिकेगा ना, ये अभी तो फर्द जारी नहीं होगी तो कैसे बिकेगा? वो बिकेगा तभी जब फर्द जारी होगी, तो फर्द जारी हो जाएगी जब इसका इंतकाल हो जाएगा। यही तो वो कह रही हैं कि 2-3 दिन में हो जाएगा। अब हमारा तो सवाल यही था कि फिर पहले फर्द कैसे जारी हो गई? जब आपने खरीदा तब भी फर्द जारी नहीं होनी चाहिए थी, ताकि आप खरीदते ही ना इसको। बहरहाल जो हुआ सो हुआ, अब बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया फरजंद अली साहब, बाकी तमाम मेहमानों का भी। ये आज का प्रोग्राम था, मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।